हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज चल रही है और इकोनॉमी सीरीज का लेक्चर नंबर 18 यहाँ पे है। और आज हम फिस्कल पॉलिसी पे चर्चा करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कितने तरह की होती है, किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बजट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बजट के अंदर वैसे हर साल जो बजट आता है उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ योजनाएं स्कीम अनाउंस की जाती हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ पे बजट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछती है। जनरली ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, लेकिन आपने अगर देखा होगा आईएएस का 2021 का जो मेंस का पेपर था, जीएस पेपर 3 के अंदर, यहाँ पे भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। बट ये प्री हो मेंस हो, प्रीलिम्स के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ही। इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, किस तरह से जो बजट के अंदर रिसिप्ट होती हैं वो कौन सी चीज़ किस में काउंट होगी। फाइन, गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो वो क्या कैपिटल बजट का पार्ट होगा, रेवेन्यू बजट का होगा। इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन किया है तो वो कहाँ पे आएगा। इस तरीके से यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है, या आपके स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इसी तरह से रेलेवेंट रहेंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री स्पेशल क्लासेस है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती हैं, और काफ़ी सारी फ्री क्लासेस यहाँ रहती हैं। तो इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। स्पेशली यहाँ पे जो क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज है उसे आप ज़रूर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी की तरफ से आपको जितने भी सब्सक्रिप्शन है, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाते हैं तो आपको फ्लैट 20% ऑफ यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इस वजह से आपकी जो फीस है वो ड्रेस्टिकली यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। और अगर आप प्लस के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, कॉम्बो का मतलब है जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसकी फ़ीस 49,000 यहाँ पे हो जाती है। वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल एजुकेटर विल बी फ्री ऑन अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल के लिए आप जा रहे हैं तो अलग अलग ऑप्शनल के लिए पे नहीं करना है। जितने भी ऑप्शनल है सभी आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं, सभी फ्री हो जाते हैं। यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। एक और ऑफर यहाँ पे है, ये जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाएंगी, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। अगर आप 25th तक इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, सो यू विल बी गेटिंग दिस बुकलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस किया था। मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेना देना था वो था आरबीआई से। और मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल सा मतलब था कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी है जो इसका पूरा जो डीलिंग होगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। गवर्नमेंट जो भी अनाउंसमेंट करती है कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है, कोई भी जो ऐसा अनाउंसमेंट है, या गवर्नमेंट कोई भी टैक्स रिलेटेड मैटर्स करती है कि इस पे हमने टैक्स बढ़ाया है, इस पे घटाया है, तो इस तरह के जो भी मैटर्स हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पार्ट को या रिसिप्ट पार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, या गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड हैं, उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, कि ये फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस हैं। गवर्नमेंट ने कोई नई योजना यहाँ पे अनाउंस की तो वो फिस्कल पॉलिसी में आएगा। कोई टैक्स कट है या नए टैक्सेस लगाए हैं, बढ़ाए हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। फिस्कल पॉलिसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने मॉनेटरी पॉलिसी के रोल को देखा था कि आरबीआई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को डील करता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ओवरऑल पूरी जो इकोनॉमी है उसके आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह से फिस्कल पॉलिसी के भी अपने इम्पॉर्टेंस हैं। बहुत ही ज़्यादा ये पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर या कंडीशंस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब जो पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, पॉवर्टी हो गई, ग्रोथ हो गई, जीडीपी हो गई, या फिर हम इन्फ्लेशन की चर्चा करें, तो हर उस एस्पेक्ट पे, इकोनॉमी के हर मुख्य भाग पे गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है इसका प्रभाव होता है। इसलिए फिस्कल पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब फिस्कल पॉलिसी में कुछ जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, और अगर हम लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने पूरे जो कोरोना क्राइसिस को डील किया उसके अंदर फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमने जो पूरा कोरोना काल था 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है, मार्च के लास्ट वीक के अंदर लॉकडाउन लग गया था, और अप्रैल जो स्टार्ट हुआ वहाँ से जून तक ये बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हमारी जीडीपी प्रभावित हुई और ग्रोथ रेट माइनस में था, -23-24% हमारी थी।
फिर नेक्स्ट जो क्वार्टर था इसी फाइनेंशियल ईयर का, सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें, अगले 3 महीने की और बात करें, तो वहाँ पे भी हमारी जीडीपी माइनस में रहती है। तो सक्सेसिव 2 क्वार्टर्स के लिए, मतलब 6 महीनों तक अगर आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव आती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेशन। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाता है, रिसेशन। भारत की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन फेस कर रही थी, और यहाँ पे गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है वो क्या रही कि कैसे ये जो रिसेशन का ये जो साइकिल है, ये क्या हो गया, रिसेशन का एक साइकिल है जहाँ पे डिमांड कम हो रही है, कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम कर रही है क्योंकि डिमांड कम है, कंपनियां प्रोडक्शन कम कर रही है तो जॉब्स कम हो रही है, जॉब्स कम हो रही है तो स्पेंडिंग कम हो रही है, स्पेंडिंग कम हो रही है तो फिर से डिमांड कम हो रही है, और ये एक विशियस साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और ये जो रिसेशन का साइकिल रहा, इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंडिंग बढ़ाई। गवर्नमेंट ने खर्चा अपना बढ़ाया, स्पेंडिंग बढ़ाई, एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ताकि डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होगी तो जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन करेंगी, कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो स्पेंडिंग करेंगे, फिर डिमांड क्रिएट होगी। तो ये जो विशियस साइकिल है ये वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट हो विद द हेल्प ऑफ सम पॉलिसी डिसीजन। और गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है, इस तरह के जो डिसीजन लेती है जो किसी भी साइकिल को काउंटर करती है, उस फिजिकल पॉलिसी को क्या कहेंगे हम, काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरा इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर डेडिकेट किया गया था, एक काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने रिसेशन के साइकिल का एग्जांपल देके मैंने आपको काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी का मतलब बताया है। और प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, जैसे अभी कोरोना काल था, रिसेशन चल रही थी, गवर्नमेंट अगर वहाँ पे स्पेंडिंग और कम कर देती और टैक्सेस को बढ़ा देती, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और दुगनी प्रॉब्लम को आप और बढ़ा रहे हो प्रो साइक्लिकल के अंदर, तो रिसेशन वाले केस में। तो इस तरह से ये काम करती हैं, तो क्राइसिस है उसको और ज़्यादा डीप यहाँ पे कर देती है। तो दिस इज़ द थिंग, ये आप याद रखिएगा इस वर्ड को, काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। आगे मूव करते हैं, फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से और गवर्नमेंट या फिर अपने बजट के माध्यम से क्या यहाँ पे अपने फंक्शंस जो है फुलफिल करना चाहती है। तो अब हम देखेंगे जो पब्लिक गुड्स हैं उसका एलोकेशन करती है सरकार। पब्लिक गुड का मतलब हो गया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फीस यहाँ पे निर्धारित नहीं है कि आप ये परचेज़ करोगे, ये फ़ीस दोगे तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो भी हमारी सुविधाएँ हैं, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, रेलवे, रोड हो गया, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं ये आपकी आती हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक गुड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन वाला जो फंक्शन है ये अभी हमने काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से देखा है। काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से कोरोना काल के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसा इनिशिएटिव अनाउंस किया और लगभग 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा किया, इतनी सारी यहाँ पे स्पेंडिंग की, ताकि हमारी जो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो चुकी हो जाए। और इसका हमने प्रभाव भी देखने को मिला कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले पॉजिटिव में थी, फिर नेगेटिव में गई, फिर वापस से पॉजिटिव के अंदर आई। तो ये वी शेप इकोनॉमी हमने यहाँ पे रिकवर ये किया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के इनिशिएटिव थे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर और जो फंक्शन अगर हम देखें यहाँ पे जो गवर्नमेंट फुलफिल करती है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स करती है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, या कॉरपोरेट की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स हो गया। तो इस तरह से ये जो टैक्स लगाए जाते हैं, तो टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का ये जो टैक्स रेवेन्यू है इसको गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कीम्स, प्रोग्राम। आप देखेंगे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी प्रोग्राम, स्कीम्स अनाउंस की जाती है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको कुछ बेनिफिट देती है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताएं, उनको पूरा किया जाता है। और ये जो फंक्शन है गवर्नमेंट का, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंतर्गत आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो रिच क्लास है उस पर टैक्स लगा रही है और जो पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा रही है। ये सब चीज़ें बजट के माध्यम से यहाँ पे की जाती हैं। और अगर हम बजट को देखें तो बजट एक तरह का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ये बताएगी कि आने वाले साल में हम कहाँ पे खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है हम 100 रुपये खर्चा करेंगे, तो गवर्नमेंट उसके अंदर ये भी बताएगी कि हमारे पास जो 100 रुपये है वो आएंगे कहाँ से, तो रिसिप्ट है। तो बजट एक तरह का क्या है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का एक तरह का स्टेटमेंट है कि कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे हम उसे खर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। और
इसके अंदर जो है बजट के अंतर्गत जो भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर बजट लिखा आता है, जैसे इस साल का बजट होगा तो उस पर लिखा आया होगा 2022-23, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे पे आपका लिखा आता है, ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है यहाँ पे लिखा आया होगा 2021-22। तो ये जो 21-22, 22-23 हैं, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। जो भी फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट कार्ड है, मान लीजिए आपने 10th क्लास पढ़ी है, 10th क्लास पास की है, तो 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आएगा। तो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है, ये 2021-22, तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या इंडिकेटर्स रहे, वो सारी चीज़ें, वो रिपोर्ट कार्ड इंडिया की इकोनॉमी का, वो इकोनॉमिक सर्वे है। बजट होता है आने वाले साल में आप क्या करने वाले हो। तो जैसे आपने 10th पास किया, उसका रिपोर्ट कार्ड तो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। आप 11th क्लास में जा रहे हो, उसका सिलेबस, तो सिलेबस आपका हो जाएगा बजट। तो बजट क्या होगा, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि यहाँ पे हम इतना इतना खर्चा इस चीज़ पे करेंगे और इसके लिए हम पैसा यहाँ से लेके आएंगे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है बजट। अब बजट को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बजट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स हियर, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। ये 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। और बजट के अंदर हमने ये देखा था कि क्या क्या 2 चीज़ें होंगी, रिसिप्ट होंगी और एक्सपेंडिचर होगा, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल जो बजट है, इसके अंदर भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रहेगा। तो पहले हम रेवेन्यू बजट को देखेंगे और इसके अंदर जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो एक पार्ट होगा और इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक पार्ट होगा। रेवेन्यू बजट के अंदर हमारे पास में है वही रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाला पूरा ये जो है इशू, इसे हम देखेंगे। और रेवेन्यू बजट के अंदर जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ऐसा पैसा जो टोटली गवर्नमेंट को बिलोंग करता है और उसको कोई भी रिक्लेम नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई उधार ले लिया, तो उधार ले लिया वो तो गवर्नमेंट पे एक भार है, लाइबिलिटी है, उसको तो रिक्लेम किया जा सकता है, लेकिन तो वो इसमें नहीं आएगा, रिसिप्ट में नहीं आएगा। रिसिप्ट मतलब इनकमिंग पार्ट, एक्सपेंडिचर मतलब आउटगोइंग पार्ट। तो रिसिप्ट में क्या आएगा, जिसको रिक्लेम नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट को जो टैक्स से रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते। दिस इज द पार्ट टोटली बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, दैट्स वाई दिस टैक्स रेवेन्यू विल कम अंडर दिस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। रेवेन्यू रिसिप्ट में ये ध्यान रखिए, ये टोटली गवर्नमेंट को बिलोंग करता है और इसे रिक्लेम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसमें टैक्स रेवेन्यू आएगा। अब ये टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम आने वाले सेशंस में करेंगे। जिस तरह से हमारी सीरीज चल रही है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसमें डिजिटल टैक्स, गूगल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वाले केस में वो भी ये भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। और वेल टैक्स तो अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा पैसा जो बिना टैक्स से प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, PSU है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंपनी का प्रॉफिट अगेन टोटली बिलोंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर कोई ग्रांट मिल रही है, किसी देश से कोई सहायता मिलती है, ग्रांट मिलती है, तो वो वापस लौटानी नहीं होती है, बोरोइंग नहीं है वो इस केस में यहाँ पे इंक्लूड होगी। गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए कोई फीस चार्ज करती है, वो इसमें आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। गवर्नमेंट ने अगर कहीं पे लोन दे रखा है किसी को, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो भी गवर्नमेंट का अपना है, तो इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो इनकमिंग पार्ट है, उसमें टैक्स से आने वाली जो इनकम है या रेवेन्यू है वो आएगा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें आएगा। तो इस तरीके से ये रेवेन्यू रिसिप्ट बनती हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, ये हम बजट को भी एक बार देख लेंगे। इस साल का जो बजट है उसको भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऐसा करके लिखा है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया है, अभी हमने ये रेवेन्यू रिसिप्ट करके डिस्कस किया है। जैसे अगर आप देखेंगे इस साल का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 39 लाख करोड़ रुपीज़ कुछ करेंगे। इसी तरह से उनकी जो रिसिप्ट है ये भी लगभग 39 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो इस रिसिप्ट के अंदर आपका जो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 22 लाख करोड़ रुपए ये रेवेन्यू रिसिप्ट से आ रहा है। आउट ऑफ दिस 39 यू हैव दिस 22 लाख करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट से आ रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मेजर रिसिप्ट का पार्ट है। इसके अलावा बचा हुआ जो लगभग 17 लाख करोड़ है, ये कहाँ से आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है। कैपिटल पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम बजट के अंदर रेवेन्यू बजट कर रहे हैं। तो रेवेन्यू बजट में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है, इसे आप ऐसा मानिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी आय 100 रुपये हम मानते हैं,
वो अपना खर्चा करता है, जैसे रेंट के ऊपर उसका 20 रुपये खर्चा हो रहा है, फूड के ऊपर उसका 30 रुपये खर्चा हो रहा है, एजुकेशन एट्सेट्रा बच्चों के उसके 20 रुपये खर्चा हो रहा है, और फिर मिस्क आइटम है, मतलब मिसलिनियस है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह था 10 रुपये खर्चा हो रहा है। तो ये पूरा जो इसका खर्चा है कितना यहाँ पे आता है, वी हैव दैट 80 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका। ये अपना सर्वाइवल के लिए, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्चा कर रहा है, कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपये है। इस व्यक्ति की सेविंग यहाँ पे हो रही है, हम मान लेते हैं 20 रुपये। तो ये इसको क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। मान लीजिए इस सेविंग से इसने कोई मशीन खरीद लिया है ना, कुछ भी कंप्यूटर खरीद लिया, समथिंग लाइक दिस। चलिए उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो खर्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा है, ये होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी तरह सरकार जो होती है, सरकार अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन है, उनकी सैलरी है, इन सबको पेमेंट करने के लिए जो खर्चा करती है, या फिर जो सब्सिडी दी जाती है, चाहे फूड सब्सिडी हो, फार्मर्स को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जा रही है, अन्य प्रकार की सब्सिडीज़ हैं, वो सब इसमें आएगी। वो सारे खर्चे गवर्नमेंट काफ़ी सारा उधार लेती है, बोरो करती है, तो उस बोरोइंग पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये इंटरेस्ट बहुत सारा होता है। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो भी एक तरह का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कोई असेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे 20 रुपये खर्चा करता है, या यहाँ पे अपनी बचत से 100 रुपये खर्चा कर देता है, और 100 रुपये खर्चा करके वो कोई शुगर केन से जूस निकालने की जो मशीन है, जूस निकालने वाली मशीन ले आता है। तो यहाँ पे वो खर्चा तो हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे जूस निकालने वाली मशीन से उसको इनकम प्राप्त होगी। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। यहाँ पे रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह के असेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अपने जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, अपने जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए जो खर्चा कर रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट यहाँ पे होंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई अगर लैंड परचेज करती है कहीं पे, ठीक है, तो वो तो एक तरह का सेट क्रिएशन हो गया, वो वाला खर्चा यहाँ पे नहीं आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह से पूछता है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ये किसका पार्ट होगा, किसका नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो ये हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये रेवेन्यू बजट बना रहे हैं। रेवेन्यू बजट ये बना रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू बजट में हमने देखा था दो पार्ट हैं इसके, रेवेन्यू रिसिप्ट और है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों में हमने देख लिया क्या क्या आता है। बजट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेवेन्यू बजट हमने देखा है। अब हम आते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में भी इसी तरह से रहेगा, रिसिप्ट रहेंगी और एक्सपेंडिचर रहेगा। अब दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, देखिए रेवेन्यू के कैपिटल रिसिप्ट जो हैं, ये जो कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे वो पैसा आएगा, अगेन रिसिप्ट मतलब इनकमिंग पार्ट है, तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आएगा जो या तो गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, कोई भार क्रिएट करता है, इन द सेंस जैसे गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, तो बोरो गवर्नमेंट ने किया तो पैसा तो आ रहा है, इनकमिंग तो है, लेकिन वो आप पे एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, कल को आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है, चाहे वो इंडिया में कहीं से भी करे, आरबीआई से, मार्केट से, या विदेशों से करे, किसी फाइनेंशियल किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से करे, वो कोई भी उधार होगा, वो लायबिलिटी यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट पे आएगी। इसके अलावा ऐसा ऐसा पैसा जो आ तो रहा है, लेकिन उसकी वजह से गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। असेट रिड्यूस हो रहे हैं, जनरली फाइनेंशियल जो असेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, या अदरवाइज जो भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आपने नाम सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, मान लेते हैं हम 80% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में। तो जिस कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ऑनरशिप होती है, मतलब 51% तक होगा, तो वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम 10% अपना शेयर बेच देते हैं, अपनी हिस्सेदारी को कम करते हैं, तो 70% हो जाएगा। तो ये कहलाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेचा है, इससे गवर्नमेंट को पैसा आएगा, तो वो जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो असेट है उसमें रिडक्शन हुआ है, आपके फाइनेंशियल असेट कम हो गए, यहाँ पे 10% हिस्सेदारी कम हो गई, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। इसी तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चलो हम 60% करेंगे, जब तक ये 51% तक रहेगा तब तक हम इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट यूज़ करेंगे। जैसे ही गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से नीचे आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है वो चली जाती है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजिक
डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन। सिंपल शब्दों में इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप को छोड़ दिया है और उससे जो पैसे आएंगे वो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो यहाँ पे आने वाला जो इनकमिंग पार्ट है, पैसा है, वो आप पे लायबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे जो भी लोन हो गए, गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, रेज कर रही है, वो हो जाएंगे, या फिर आपके फाइनेंशियल असेट को रिड्यूस करता है। तो हम देखेंगे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन है वो आपके फाइनेंशियल असेट को रिड्यूस कर रहा है, वो इसमें आएगा। गवर्नमेंट ने कोई लोन दे रखा है, तो लोन एक तरह का क्या होता है, फाइनेंशियल असेट होता है। तो लोन को जब गवर्नमेंट रिकवर कर लेगी, रिकवरी ऑफ लोन, फाइनेंशियल असेट क्यों है लोन, क्योंकि लोन पे आपको इनकम मिल रही है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो जब लोन की रिकवरी की जाएगी तो वो पैसा तो आ रहा है लेकिन आपके फाइनेंशियल असेट को रिड्यूस कर रहा है। अगेन दैट पार्ट विल बी एंटर्ड इनटू कैपिटल रिसिप्ट। और हमारे पास क्या है, जो भी स्मॉल सेविंग्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी हैं, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा है, तो वो लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा है। तो लोगों का पैसा है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। अगेन दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, फिर आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। इस तरीके से हमने कैपिटल रिसिप्ट को डिस्कस किया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चा आएगा जहां से आपके लिए क्या हो रहे हैं, असेट का क्रिएशन हो रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट कहीं पे लैंड एक्विजिट करती है, लैंड परचेज कर रही है, कोई बिल्डिंग परचेज कर रही है, कोई मशीनरी परचेज करती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था वो शुगर केन मशीन वाला, वहाँ पे अगर वो व्यक्ति 100 रुपये खर्चा करके एक शुगर केन का जूस निकालने वाली मशीन लाता है, तो वो एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन वो किस तरह का है, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है शेयर में, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और इस खर्चे को, इस तरह के एक्सपेंडिचर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा रहा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए इसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है ना, लोन दे रही है, जैसे स्टेट को लोन दे दिया, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने एक तरह का फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम के रूप में इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो ये जो लोन गवर्नमेंट देती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यही समझने वाली हैं। और आप इस साल का अगर बजट देखेंगे तो इसको, बजट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट लिखी हुई है। रिसिप्ट मतलब इनकमिंग पार्ट गवर्नमेंट के पास कितना आ रहा है। तो अगर हम टोटल रिसिप्ट देखते हैं, ये लगभग हमारे पास हो जाती है 39 लाख करोड़, 39.4 लाख करोड़ रुपीज़। इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है। और इस रिसिप्ट में अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के माध्यम से इनको डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट में ये लगभग 22 लाख करोड़ रुपए हैं, कैपिटल रिसिप्ट में 17.4 लाख, 17.4 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट से आ रहा है और कैपिटल रिसिप्ट से इतना नहीं आ रहा। और यहाँ पे बोरोइंग भी इंक्लूड है कैपिटल रिसिप्ट। ये हो गया। एक्सपेंडिचर की अगर हम चर्चा करें, एक्सपेंडिचर भी लगभग इतना ही आएगा, 100 = 100 गवर्नमेंट को करना होता है, 39.4 लाख करोड़ रुपीज़। इसमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 32 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे सारा खर्चा क्या कर रही है, अपना जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है, सब्सिडीज़ पे खर्चा करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उस पर खर्चा कर रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो पुराने आपने लोन लिए हैं उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर खर्चा होगा। इसी तरह से जो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की चर्चा करें जो अच्छा माना जाता है, तो ये लगभग 7.5 लाख करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है इसको, है ना। गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली यहाँ पे इसे इंक्रीज़ किया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा माना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा होगा तो इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। इन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें देखनी है। तो ये इस बजट का मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसका भी मैंने आपको बता दिया, पूछ लेगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं किस में आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, समथिंग लाइक दिस। और अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की है ये जनरली प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार तो IAS का जो मेंस का पेपर है 2021 का GS पेपर 3, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें यही चीज़ें आपको ऐसे कैसे लिखनी थी। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजीली आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल हो गया है। इसमें कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब ये डेटा हमने पिछले बजट का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो पैसा है आ कहाँ से रहा है, ये है इनकमिंग पार्ट। इनकमिंग पार्ट मतलब रिसिप्ट वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पैसा आ रहा है और यहाँ से पैसा वापस जा रहा है, मतलब ये एक्सपेंडिचर वाला पार्ट।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट जो कॉरपोरेशन टैक्स मतलब कंपनी की जो इनकम है उस पर लगा रही है, ये इंडिविजुअल इनकम पे लग रहा है इनकम टैक्स। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स लगभग 27% कर रहे हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम, यूनियन, एक्साइज, जीएसटी वगैरह ये आ रहे हैं। तो इन सबको अगर आप मिलाएंगे, अगेन यू हैव दिस 26 समथिंग, ठीक है, 26% यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो टैक्स रेवेन्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखोगे टैक्स रेवेन्यू जो है लगभग कितना परसेंट हो गया, 1 रुपये अगर हम मानते हैं तो उसमें मोर देन 50% ये हो गया है, 53% तक टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6% आ रहा है। तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू है, ये दोनों मिलके कहाँ से आएंगे? ये दोनों मिलके आपके बना रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। फिर है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट से हो गया या जो भी है यहाँ पे है। और ये जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आया वो मान लीजिए यहाँ पे होता है हमारे पास 64 रुपीज़ होता है, 64 रुपीज़ होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि खर्चा तो हमारा 100 रुपये हो रहा है और हमारा जो बिना उधारी के जो कलेक्शन है, बिना उधारी के जो हमारी रिसिप्ट हैं वो 64 रुपीज़ ही हो रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 रुपये तक खर्चा करने के लिए बाकी 36 रुपये गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किए हैं, उधार लिए हैं। तो ये गवर्नमेंट की उधारी हो गई है। जो गवर्नमेंट जितना यहाँ पे टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की होती है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। काफ़ी सारे डेफिसिट्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, मोनेटाइज डेफिसिट क्या होते हैं, पब्लिक डेट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनको आप ध्यान रखिए। ये डेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मग अप ऑल दीज थिंग्स, यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स कि कौन सा आइटम कहाँ पे आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट में आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। PDF सेशन के आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत ही एक बेहतरीन ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 20% ऑफ मिल रहा है सभी सब्सक्रिप्शन पे। और आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, जिसमें GS और ऑप्शनल प्रिपरेशन इंक्लूड है। ऑप्शनल में ऐसा नहीं है केवल एक ऑप्शनल आप एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शनल है सब आपके लिए एक्सेसिबल होंगे। वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विल बी फ्री फॉर यू। और यहाँ पे 20% ऑफ के बाद इसकी जो फाइनल प्राइस है वो 49,000 हो जाती है। तो घर बैठे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपको लाखों रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े शहर में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपके पास में डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और यूज़ द कोड, सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। ये आप सब्सक्रिप्शन लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये विंडो ओपन होती है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कीजिए, देन पुट द कोड RB Live, योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय 20%। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो बुकलेट्स हैं प्रीलिम्स की वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही हैं। जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो 1 ईयर की फ़ीस 24,000 है ओनली ऑप्शनल के लिए। नए बैचेज़ आपके 27 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। बैचेज़ में आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में अपनी प्रिपरेशन को इंटेंस और टारगेटेड बना सकते हैं। 0% EMI के साथ लोन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। और पाथफाइंडर की जो करंट अफेयर की सीरीज है, ये जो हर सैटरडे आपकी 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। मॉक टेस्ट में अगर आप अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप UPSC का इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ द मॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय अनअकैडमी। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डेफिसिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।